Assalamu alaikum. Today we are going to discuss a new chapter, or you can say new topic according to your outline, that is ijara. And basically when we talk about conventional banking, so in conventional banking we use the terminology that is leasing, but here in case of Islamic banking we use the term ijara, but it doesn't mean कि just कन्वेंशनल इस्लामिक बैंकिंग में जब हम ये टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करें तो जस्ट टर्मिनोलॉजीज़ का ही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस बीच में नहीं होगा। बेसिकली ये हैं तो अगर कहा जाए तो कन्वेंशनल बैंकिंग एंड इस्लामिक बैंकिंग डिफरेंसेस आपको अच्छी तरह पता है। इसी तरीके से जो आपके पास लीजिंग कन्वेंशनल बैंक्स प्रैक्टिस करते हैं और जो इजारा इस्लामिक बैंक्स प्रैक्टिस करते हैं, इन दोनों के प्रोसीजर्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। दैट्स वाई जो अगर आप लीजिंग को ऑप्ट करते हैं इन योर नॉर्मल रूटीन लाइफ तो दैट इज़ फॉरबिडन फ्रॉम इस्लामिक पर्सपेक्टिव, बट इजारा इज़ अलाउड इन इस्लाम। स्टार्ट में मैंने आपको ये बता दिया था ड्यूरिंग क्लास लेक्चर्स दैट द प्योर इस्लामिक मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग आर मुशारका एंड मुदारबा। ठीक है, वो हमारे पास दो बेसिक मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग है, एंड ऑल अदर थिंग्स दैट वी आर स्टडिंग अपार्ट फ्रॉम मुशारका एंड मुदारबा, फॉर एग्जाम्पल मुराबिहा, सलम, इस्तिस्ना and this ijara, these are not pure modes of financing, but for the sake of ease of customers, Sharia has allowed these modes of financing to be practiced. These are not pure modes, but these like to some extent these are kinds of sale, या ये ऐसे transactions हैं जो कि pure forms नहीं है। मतलब pure जो recommended है that is only मुशारका and मुदारबा, but customer की needs को देखते हुए, customer की convenience को देखते हुए Sharia Supervisory Board has allowed these concepts to be practiced, but under strict compliance। मतलब strict जो है सुपरविजन और स्ट्रिक्ट कंप्लाइंस अगर हो रही है इन प्रोसीजर्स की शरीयत के साथ, सो ओनली देन दीज प्रोसीजर्स आर अलाउड। अच्छा, बेसिकली कमिंग टुवर्ड्स द मेन टॉपिक विच इज़ इजारा। इजारा बेसिकली होता क्या है? इन इजारा वी हैव बेसिकली टू पार्टीज, वन इज़ लीजर एंड द अदर वन इज़ लीजी। लीजर एंड लीजी हमारे पास दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। इसमें क्या होता है कि जो लीजर है ही ट्रांसफर्स द यूसुफ्रक्ट ऑफ अ सर्टेन प्रॉपर्टी टू द लीजी। जो लीजर है वो प्रॉपर्टी है या जो भी मटेरियल है उसका यूसुफ्रक्ट जस्ट ट्रांसफ़र करेगा। यूसुफ्रक्ट का मतलब है द राइट टू यूज़ द प्रॉपर्टी। ठीक है, ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती, जस्ट राइट टू यूज़ द प्रॉपर्टी। मतलब आप किसी को कोई चीज़ यूज़ करने का जस्ट राइट पास ऑन करते हैं और उस जो प्रोडक्ट है या जो प्रॉपर्टी है उसकी जो ओनरशिप है वो ट्रांसफ़र नहीं कर रहे होते इजारा में। तो यहाँ पे क्या होता है कि लीजी है, उसको कोई कार चाहिए फॉर हिज बिजनेस पर्पज़, या फॉर एग्जांपल फॉर हिज ओन पर्सनल यूज़, या फॉर एग्जांपल ही वांट्स अ हाउस फॉर हिज ओन यूज़। ठीक है, और वो उसमें जस्ट रहना चाह रहा है, वो अभी ख़रीदना नहीं चाह रहा, तो वो क्या करता है? इजारा की तरफ जा सकता है। इस केस में उसने लीज़र को फाइंड आउट करना होता है। लीज़र क्या करता है? उसको कार चाहिए या रेंट पे जो है घर चाहिए रहने के लिए, तो लीज़र उसको प्रोवाइड कर देता है और ओनरशिप लीज़र के पास ही रहेगी। ठीक है, लीजर इज़ द पर्सन हु इज़ प्रोवाइडिंग द कार, हु इज़ प्रोवाइडिंग द प्रॉपर्टी टू द लीजी, बट ओनरशिप लीजर के पास ही रहेगी। सिर्फ राइट टू यूज़ दैट थिंग विल बी ट्रांसफर टू द लीजी। लीजी के पास सिर्फ उस प्रॉपर्टी को, उस प्रोडक्ट को, उस ऑब्जेक्ट को यूज़ करने का जस्ट राइट होगा। सो दिस इज़ बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ इजारा। और डेफिनेटली जब आप को कोई चीज़ मिलेगी फॉर यूज़ तो आपने डेफिनेटली उसके बदले कोई कंसिडरेशन है जो कि लीज़र को पे करनी होगी। दिस इज़ नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इसके कुछ बेसिक रूल्स की तरफ आ जाते हैं। इसके कुछ बेसिक रूल्स हमारे पास हैं। ट्रांसफरिंग ऑफ यूसुफ्रक्ट नॉट ओनरशिप, ये भी ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि आपने जस्ट एंड जस्ट लीजी को जस्ट आपने उसको प्रॉपर्टी यूज़ करने का राइट ट्रांसफ़र करना है। ओनरशिप लीज़र के पास ही रहेगी। जो जो प्रोवाइड कर रहा है प्रॉपर्टी या कार या जो भी है, जो भी ट्रांसफ़र कर रहा है, वो जस्ट उसकी यूसुफ्रक्ट को ट्रांसफ़र करेगा। ओनरशिप लीज़र के पास ही रहेगी और आप दूसरे को जस्ट अपनी प्रॉपर्टी या कार या जो भी है, व्हाटएवर जो भी प्रोडक्ट आप लीजी को प्रोवाइड करें, वो जस्ट उसको यूज़ करने का राइट देंगे एट एन एग्रीड कंसिडरेशन। ही विल पे सम प्राइस फॉर दैट। ठीक है, और सब्जेक्ट ऑफ लीज इज द सेकंड बेसिक रूल। द थिंग दैट यू आर प्रोवाइडिंग टू द लीजी शुड बी वैल्यूएबल, आइडेंटिफाइड एंड क्वांटिफाइड। मतलब एक तो वैल्यूएबल भी होनी चाहिए
लाइक इट्स अ नॉर्मल थिंग दैट इट शुड बी समथिंग ऑफ वैल्यू। ये आप सबको पता है कि डेफिनेटली आप ऐसी कोई चीज़ लेना चाहेंगे, इस्तेमाल करना चाहेंगे दैट कंटेन्स सम वैल्यू, that has some value, that has some possession। दूसरा ये आइडेंटिफाइड होने चाहिए, दोनों को नोन होनी चाहिए, दोनों पार्टीज़ को, एंड क्वान्टिफाइड होनी चाहिए। आप उसको टर्म्स में बता सकें, स्पेसिफिकेशंस बता सकें कि मुझे इस क्वालिटी की या इस क्वांटिटी में ये प्रोडक्ट चाहिए, या ये प्रॉपर्टी है, या ये कार है, या ये कोई मशीनरी है तो मुझे चाहिए। आप प्रॉपर स्पेसिफिकेशंस लीजर को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक और बात आपने माइंड में रखनी है कि कंज्यूमेबल थिंग्स को आप लीज आउट नहीं कर सकते। कंज्यूमेबल थिंग्स मीन्स द थिंग्स दैट यू कंज्यूम एंड आफ्टर कंजम्पशन दे गेट फिनिश्ड, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो कि यूज़ होती हैं, मतलब इस्तेमाल के साथ ख़त्म होती हैं, ऐसी चीज़ों को आप लीज आउट नहीं कर सकते, क्योंकि लीजिंग में ये होता है कि जब आप लीजी को कोई चीज़ या कोई प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने के लिए देते हैं तो वो इस्तेमाल करने के बाद जो आपने टाइम पीरियड दोनों पार्टीज़ के दरमियान डिसाइड हुआ होता है, वो टाइम पीरियड ओवर होने के बाद वो जो लीजी है वो कार या वो प्रॉपर्टी या वो मशीनरी वो आपको वापस करेगा, ही विल रिटर्न इट टू यू। और अगर आप कंज्यूमेबल थिंग्स को लीज आउट करेंगे सो डेफिनेटली कंज्यूमेबल थिंग्स तो टाइम के साथ साथ ख़त्म होती जाती हैं, तो फिर लीजी आपको टाइम पीरियड ख़त्म होने के बाद कैसे वो चीज़ वापस कर सकेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई ईटेबल है, फॉर एग्जांपल कोई वीट है, फ्लोर है, राइस है, सॉल्ट है, शुगर है, इसको अगर लीज आउट कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो लीजी है वो ये चीज़ कंज्यूम करने के लिए ले रहा है ना, इस्तेमाल करने के लिए ले रहा है, तो ये चीज़ तो टाइम के साथ साथ ख़त्म होती जाएगी, तो फिर वो आपको आपकी चीज़ कुछ टाइम के बाद वापस नहीं कर सकेगा क्योंकि वो तो उसने कंज्यूम कर ली होगी। सो दैट्स वाई आप कंज्यूमेबल थिंग्स को लीज आउट नहीं कर सकते। और एक और पॉइंट इसमें जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ ऑल लाइबिलिटीज़ ऑफ ओनरशिप इज़ बॉर्न बाय लीजर। ये क्यों कहा है इन्होंने कि लाइबिलिटीज़ जो हैं वो लीज़र के पास होंगी, बिकॉज द ओनरशिप इज़ विद लीज़र। ये जो प्रॉपर्टी है, जो ऑब्जेक्ट है, जो मशीनरी है जो कि वो लीज आउट करना चाह रहा है, उसकी ओनरशिप तो बेसिकली लीज़र के पास है। सो अगर उस प्रॉपर्टी को कोई वो डैमेज होती है या कोई भी उसके साथ प्रॉब्लम नेचुरल फैक्टर्स की वजह से होती है, नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से होती है, सो दैट लॉस विल बी बॉर्न बाय लीज़र, नॉट लीजी। लीजी तो जस्ट उसको यूज़ कर रहा है। हाँ, इसमें एक बात आपने याद रखनी है, बट दैट इज़ कि इफ़ द प्रॉपर्टी इज़ डैमेज या इफ़ द मशीनरी या जो भी प्रोडक्ट आपने लीज आउट किया है, इफ इट गेट्स डैमेज ड्यू टू नेग्लिजेंस और मिसकंडक्ट ऑन पार्ट ऑफ लीजी, लीजी की गलती की वजह से अगर उस प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंच रहा है या उस ऑब्जेक्ट को कोई नुकसान पहुंचा है, सो इन दैट केस लीजी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिपेयर या फॉर द मेंटेनेंस और फॉर द लॉस दैट इज़ कॉज्ड ड्यू टू हिज नेग्लिजेंस, ठीक है। सो बेसिकली तमाम लाइबिलिटीज़ लीजर ही बॉन्ड करेगा, लेकिन अगर लीजी ने कोई गलती की है, कोई मिस्टेक की है, गलत तरीके से प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया है, तो उस केस में फिर लीजी रिस्पॉन्सिबल होगा उस प्रोडक्ट की मेंटेनेंस या उस जो भी लॉस इनकर हुआ है उसको कंपनसेट करने के लिए। पीरियड ऑफ लीज जो है आपने क्लियर टर्म्स में डिफाइन करना है, और क्लियर टर्म्स मींस के मतलब 5 साल है, 4 साल के लिए आप लीज आउट करें, कोई एम्बिग्विटी आपने नहीं छोड़नी, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए दोनों पार्टीज़ के दरमियान, दोनों पार्टीज़ मींस लीजर या लीजी के दरमियान कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए रिगार्डिंग पीरियड ऑफ लीज। एंड लीज्ड एसेट शुड बी फुली आइडेंटिफाइड बाय द पार्टीज़, बोथ द पार्टीज़ मस्ट नो। लीजर को पता होना चाहिए कि वो क्या लीज आउट कर रहा है, कौन सी कार है, कौन सी मशीनरी है, कौन सा घर है जो कि वो लीज आउट कर रहा है, और लीजी को भी पता होना चाहिए कि वो क्या चीज़ है जो कि वो इस्तेमाल करेगा। उसकी बेसिस पे उन्होंने फिर प्राइस भी डिसाइड करनी है और पीरियड ऑफ टाइम भी डिसाइड करना है कि कितने अरसे के लिए लीजिंग का प्रोसेस चलेगा। लीज फॉर स्पेसिफिक पर्पस। अच्छा, अगर लीज एग्रीमेंट दोनों पार्टीज़ के दरमियान साइन हो चुका है और उसमें एक स्पेसिफिक पर्पस आइडेंटिफाइड हो चुका है, फॉर एग्जांपल लीज इज सेइंग दैट आई वांट टू take a car on lease basis and I want to use it for personal use, तो अब वो उसी पर्सनल यूज़ के लिए उस कार को यूज़ में लेकर आएगा। या इफ़ लीजी इज सेइंग दैट आई विल यूज़ दिस कार फॉर एग्जांपल फॉर बिजनेस पर्पस, सो इन दैट केस द लीजी इज़ बाउंड दैट ही विल बी यूजिंग दैट कार फॉर बिजनेस पर्पस। मतलब मीन टू से कि आपने जो कुछ एग्रीमेंट में लिख लिया है कि जिस पर्पस के लिए आप वो प्रोडक्ट या वो मशीनरी या वो कार या वो हाउस लीज पे ले रहे हैं, तो फिर लीजी ने उसी पर्पस के लिए उस प्रोडक्ट को यूज़ करना होगा, नॉट अदर देन दैट। और अगर ऐसी कोई बात मेंशन नहीं है लीज एग्रीमेंट में, देन यू कैन यूज़ इट फॉर एनी पर्पस विच यू डिज़ायर फिट फॉर योरसेल्फ, ठीक है। नाउ लीजी एज अ मीन, ये बात हम अभी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि लीजी जो है वो लीजर के लिए अमीन का काम करेगा, मतलब अमानतदार का काम करेगा।
ऑल्दो कि जो तमाम लाइबिलिटीज़ हैं वो लीज़र ही बॉन्ड करेगा, लेकिन इट इज़ ऑल्सो इट वुड बी द लाइबिलिटी ऑफ लीजी दैट इफ़ the product or if the leased asset gets damaged due to negligence or misconduct on part of leasee, so in that case leasee will be responsible to compensate the leaser. So that's why leasee को अमीन लिखा गया है। इसमें एक और पॉइंट है, लीज ऑफ जॉइंटली ओन्ड प्रॉपर्टी। अगर एक प्रॉपर्टी है उसके दो या दो से ज़्यादा ओनर हैं, तो उस केस में कोई एक ओनर उस प्रॉपर्टी को लीज आउट नहीं कर सकता विदाउट द परमिशन ऑफ द रिमेनिंग ओनर्स। उस केस में तमाम ओनर्स की रजामंदी होनी चाहिए, तभी वो जो है लीज्ड एसेट को जो एसेट है उसको लीज आउट कर सकते हैं, किसी लीजी को प्रोवाइड कर सकते हैं। और या फिर इस तरह होगा कि अगर दो या दो से ज़्यादा ओनर्स हैं और उन्होंने कोई एसेट की ओनरशिप उनके पास है, तो उसमें से कोई एक ओनर उस एसेट को बाकी दो ओनर्स पे लीज आउट कर सकता है। ठीक है, अ जॉइंट ओनर ऑफ अ प्रॉपर्टी कैन लीज हिज प्रोपोर्शनेट शेयर ओनली टू हिज को शेयर, नॉट टू एनी अदर पर्सन। मीन टू से कि विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द अदर ओनर आप अपने एसेट को लीज आउट नहीं कर सकते। ये सिर्फ उस केस में है कि अगर जॉइंटली ओन प्रॉपर्टी है, मतलब एक प्रॉपर्टी है, एक ऑब्जेक्ट है जिसके दो या दो से ज़्यादा ओनर्स हैं और उस केस में आप उस प्रॉपर्टी को लीज आउट करना चाहते हैं। सो इन दैट केस इट्स पहले तो ये होगा नहीं, और अगर होगा भी तो फिर आपको बाकी ओनर्स की परमिशन लेनी पड़ेगी कि वो आपको इजाज़त दें कि आप उस प्रॉपर्टी का में से जस्ट अपना हिस्सा जो है लीज आउट कर सकें। ठीक है, या अगर आपके अपने जो शेयर्स हैं उनको जस्ट लीज आउट कर सकें, इस तरह हो सकता है। देन डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट। आपने रेंट लीज, जब आप जो भी एसेट लीज आउट कर रहे हैं, लीजी को प्रोवाइड कर रहे हैं, सो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही आपने रेंट डिसाइड करना है फॉर द होल पीरियड ऑफ लीज। पहले से प्री डिटर्मिन्ड होना चाहिए कि हाँ इतना रेंट होगा, ताकि लीजर और लीजी के दरमियान बाद में कोई एम्बिग्विटी या कोई डिस्गाइज क्रिएट ना हो या कोई कॉन्फ्लिक्ट रेज ना हो दोनों पार्टीज़ के दरमियान। और ऐसा भी हो सकता है कि आप ये कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन कर लें कि डिफरेंट पीरियड्स का डिफरेंट जो है रेंट होगा। मतलब क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल 5 ईयर्स के लिए लीज़ कर रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर में हो सकता है जो आपकी पॉलिटिकल कंडीशंस हैं, जो इकोनॉमिकल कंडीशंस हैं कंट्री की, वो कुछ और हों, सेकंड ईयर में और हों, थर्ड ईयर एंड फोर्थ एंड सो ऑन। सो इन दैट केस अगर आप एक ही अमाउंट ऑफ रेंट फिक्स कर लेंगे फॉर द होल पीरियड ऑफ लीज, इट मे बी द लॉस फॉर द लीजर। सो इन दैट केस लीजर कैन मेंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट कि फर्स्ट ईयर का तो जो रेंट है वो ये होगा, मतलब एक ख़ास अमाउंट आप स्पेसिफाई कर दें, और एग्रीमेंट में आप ये मेंशन कर दें कि जो रिमेनिंग पीरियड्स हैं, मतलब रिमेनिंग ईयर्स का जो रेंट होगा वो हर साल फॉर एग्जांपल 5% के हिसाब से इंक्रीज़ होगा या 10% के हिसाब से इंक्रीज़ होगा, या आप अपने उस रेंट को आप ये भी कह सकते हैं कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन के साथ टाइड अप होगा कि अगर इन्फ्लेशन जितना ऊपर गया तो रेंट भी उस हिसाब से ऊपर जाएगा। तो इस तरह की बातें आप कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन कर सकते हैं, बट क्लियरली मेंशन होनी चाहिए, आपने प्रॉपर्ली मेंशन करना है। आप लीजी को ऐसा नहीं कह सकते कि चलो फर्स्ट ईयर का रेंट ये है और फिर रिमेनिंग ईयर्स में हम देखेंगे, देखने वाला काम नहीं करना। आपने प्रॉपर्ली मेंशन करना है कि आप क्या करने वाले हैं। आया जो कमिंग ईयर का रेंट है वो इस ईयर से कितना % ज़्यादा होगा, और अगर होगा तो किस रेट के साथ आप उसको टाई अप कर रहे हैं, आया रेट ऑफ इन्फ्लेशन के साथ कर रहे हैं, या आप जो है कंट्री की पॉलिटिकल जो कंडीशन है या जो कस्टमर्स की परचेजिंग पावर है उसके साथ लिंक कर रहे हैं। सो आपने प्रॉपर्ली जो है ये सारी बातें एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट डिसाइड करनी होगी। सो बेसिकली दीज आर द मेन पॉइंट्स। एंड देन रेंट से रिलेटेड एक और बात आप माइंड में रख लें कि जो लीजर है वो यूनिलेटरल बेसिस पे रेंट को इंक्रीज नहीं कर सकता। मींस द लीजी इज नॉट एग्रीड और वो यूनिलेटरल बेसिस पे करेगा। नो, ही हैज़ टू इन्फॉर्म द लीजी इन टाइम दैट ही इज गोइंग टू इंक्रीज द रेंट। फिर वही बात आ जाती है कि एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये तमाम बातें उसने क्लियर टर्म्स में लिखनी होंगी ताकि लेटर ऑन कोई एम्बिग्विटी क्रिएट ना हो लीजी और लीजर के दरमियान। ठीक है, अब लीज पीरियड इस्लामिक, अगर हम इजारा की बात करें इस्लामिक बैंकिंग में, तो लीज पीरियड स्टार्ट कब से होगा? उस डेट से स्टार्ट होगा जिस डेट पे जो लीज्ड एसेट है वो लीजी को डिलीवर हो चुका है। जो कन्वेंशनल बैंक्स हैं वो नॉर्मली क्या करते हैं कि अभी जो लीज्ड एसेट है वो लीजी को ट्रांसफ़र नहीं हुआ होता, जस्ट एग्रीमेंट दोनों पार्टीज़ के दरमियान साइन हुआ होता है और वो उसी डेट से रेंट चार्ज करना स्टार्ट कर देते हैं लीजी पे। बट इस्लामिक बैंकिंग में ऐसा नहीं है। इस्लामिक बैंकिंग में जो रेंट है वो उसी डेट से स्टार्ट होगा, उसी डेट से काउंट होगा जिस डेट से आपने लीज्ड एसेट को लीजी को ट्रांसफ़र कर दिया है, मतलब लीजी को डिलीवर कर दिया है और लीजी ने वो एसेट यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। मतलब जिस डेट पे आपने डिलीवरी प्रोवाइड की है लीजी को, उसी डेट से आपने रेंट को काउंट करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, और रेंट को आप किसी बेंचमार्क के साथ भी टाई अप कर सकते हैं कि मतलब जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है कि अगर रेट ऑफ इन्फ्लेशन
जो है जैसा होगा नेक्स्ट ईयर उसी हिसाब से आपका रेंट भी टाई होगा। तो इससे ये होगा कि आप जो है पहले से लीज़ी को ये बता देते हैं कि रेंट किस हिसाब से इंक्रीज़ होना है या कैसे इंक्रीज़ होगा। सो दीज आर ऑल द बेसिक थिंग्स रिलेटेड टू इजारा एंड इट इज़ वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल बैंकिंग। मैंने भी आपको स्टार्ट में बताया कि इट्स डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेंशनल लीज जो कन्वेंशनल बैंक्स प्रैक्टिस करते हैं। वहाँ पे नॉर्मली ये होता है कि जो लाइबिलिटीज़ होती है, हम इस्लामिक बैंकिंग में इजारा में ये पढ़ रहे हैं कि ऑल द लाइबिलिटीज़ विल बी बॉर्न बाय द लीजर। ठीक है, जो भी नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं या नेचुरल फैक्टर्स की वजह से एसेट को जो हार्म पहुँच रहा है उसके लिए लीज़र रिस्पॉन्सिबल होगा। हाँ, अगर लीजिंग से कहीं कोई मिस्टेक हुई है तो उस केस में लीज़र रिस्पॉन्सिबल होगा। बट जो कन्वेंशनल लीज़ होती है उसमें चाहे लीज़ी की गलती है या नहीं है, लेकिन लाइबिलिटीज़ लीज़ी ने ही पे करनी होती हैं। एक बात, दूसरी बात ये होती है कि वहाँ पे रेंट का भी मैंने आपको जैसे अभी बता दिया है कि जो कन्वेंशनल लीज़ है उसमें रेंट उस डेट से काउंट होता है कि जिस डेट पे एग्रीमेंट हुआ है दोनों पार्टीज़ के दरमियान। लीज़ी ने चाहे डिलीवरी ली है एसेट की या नहीं ली, उसके साथ जो है लीज़र का कोई काम नहीं होता और वो उसी डेट से रेंट चार्ज करना शुरू कर देता है जिस डेट से दोनों पार्टीज़ के दरमियान एग्रीमेंट साइन होता है। बट इजारा में ऐसा नहीं होता। इजारा में आपका रेंट तभी उसी डेट से काउंट होना स्टार्ट होगा जिस डेट पे जो लीज्ड एसेट है वो लीज़ी को डिलीवर हो जाए। सो these are the basic concepts related to इजारा। Hopefully it would be clear to you। I will try my best कि मैं इजारा पे एक और डिटेल्ड वीडियो जो है बना दूँ ताकि उसमें अगर और भी कोई एम्बिग्विटी या कोई टर्म्स एंड कंडीशंस स्टूडेंट्स को क्लियर ना हो तो वो क्लियर हो जाए। फॉर द टाइम बीइंग दैट्स इट। होपफुली इट वुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।